दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आत्मकथा के पर आधारित उनकी अमर कहानी के भाग 21 के खंड 2 में हम आज आगे बढ़ेंगे। जैसा कि पिछले भाग में हमने जाना कि प्रिटोरिया में तैयब शेख हाजी मोहम्मद खान की मदद से एक सभा बुलाकर बापू ने हिंदी लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की और एक संगठन बनाकर उनकी बेहतरी के लिए भी प्रयत्न किए। लेकिन आगे और भयानक परिस्थिति थी। हिंदी लोगों के प्रति अमानवीय कायदे, कुली होने का एहसास। दक्षिण अफ्रीका की ऑरेंज स्टेट में 1888 में एक कायदा बनाकर हिंदी लोगों के सारे अधिकार छीन लिए गए थे और उनको सिर्फ वेटर की हैसियत से काम करने के अधिकार थे और व्यापारियों को नाम मात्र मुआवजा देकर वहां से निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने फरियाद की, पर कौन सुनता है। ट्रांसवाल में सन 1885 में एक कायदा बनाया गया जिसको 1886 में संशोधित किया गया और ये कायदा था, प्रत्येक हिंदी व्यक्ति को 3 पाउंड का शुल्क देना था। उनके लिए निर्धारित बस्तियों में ही उन्हें खुद की ज़मीन लेने का हक था। उनको मताधिकार नहीं था। उनको फुटपाथ पर चलने का अधिकार नहीं था। रात के 9 बजे के बाद यदि उनको कहीं जाना है तो उसके लिए सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी। इसके अलावा श्याम वर्णीय लोगों को जो कायदे थे वो एशियन लोगों पर भी लागू होते थे। इन कायदों का अमल पुलिस की मर्जी से होता था। इन नियमों का प्रभाव में मैं अक्सर मिस्टर कोट्स के साथ घूमने जाता था, तो इसका प्रभाव मुझे, इन नियमों का जो प्रभाव है मुझे समझ में आया और वापस आने तक 10 बज जाते थे। इसलिए मुझे भी पुलिस द्वारा पकड़े जाने का डर था। इसलिए एक मित्र मुझे सरकारी वकील डॉक्टर क्राउजे के पास ले गए क्योंकि मुझे अनुमति चाहिए थी। डॉक्टर क्राउजे और मैं लंदन के एक ही स्कूल से बैरिस्टर बने थे। उनको यह जानकर कि मुझे रात को घूमने के लिए अनुमति चाहिए बहुत दुख हुआ। इस पर उन्होंने मुझे एक पत्र लिख कर दिया जिसमें उन्होंने लिखा कि ये कभी भी बाहर जा सकते हैं, इनको पुलिस द्वारा रोका न जाए, पर मुझे ये पत्र हमेशा साथ रहकर घूमना पड़ता था। संयोग की बात है कि मुझे किसी ने पूछा नहीं और यह पत्र दिखाना नहीं पड़ा। डॉक्टर क्राउजे मुझे अपने घर बुलाया। हमारी मित्रता हो गई और मैं कभी कभी उनके घर जाने लगा। उनके मार्फत उनके भाई, जो कि बहुत विख्यात थे, उनसे भी परिचय हुआ। जोहानिसबर्ग में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी और बोअर की लड़ाई के समय उन पर एक अंग्रेज़ की हत्या की साजिश करने का आरोप था और उनकी सनद भी छीन ली गई थी और 7 वर्ष की जेल भी हुई थी। युद्ध समाप्त होने पर उनको सम्मानपूर्वक छोड़ दिया गया था और फिर वो ट्रांसवाल में अपना खुद का व्यवसाय करने लगे थे। इस परिचय का मुझे आगे सार्वजनिक कामों में बहुत उपयोग हुआ और मेरे बहुत से काम सरल हो गए थे। फुटपाथ पर चलते हुए एक बार मुझे अपमान सहना पड़ा। वो ऐसे कि मैं हमेशा प्रेसिडेंट हाउस से खुले मैदान में घूमने जाता था। यहाँ प्रेसिडेंट क्रूगर का घर था। प्रेसिडेंट क्रूगर अत्यंत सादगी पसंद व्यक्ति थे। उस समय यहाँ सामान्य व्यक्तियों के घर इससे भी बड़े हुआ करते थे। प्रेसिडेंट क्रूगर के घर के बाहर एक सिपाही गश्त लगाता रहता था। इससे ही यह किसी बड़े आदमी का घर है ऐसा समझ में आता था। मेरा रोज़ का आना जाना था और सिपाही मुझसे कुछ नहीं कहता था। लेकिन ये सिपाही
बदलते रहते थे, इनकी ड्यूटी बदलती रहती थी। एक बार एक सिपाही ने मुझे बिना बताए मुझे लात मारकर फुटपाथ से नीचे धकेल दिया। मैं घबरा गया। उससे कुछ पूछता उसके पहले ही सामने से मिस्टर कोट्स घोड़े पर आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने मुझे पुकार कर कहा, गांधी, मैंने सब देखा है। तुम यदि इस पर शिकायत करोगे तो मैं गवाही दूंगा। मुझे बहुत बुरा लगा है। इस पर मैंने कहा, सिपाही को क्या समझता है? काले आदमियों को फुटपाथ से इसी तरह धकेलेगा, वैसा नियम ही है। और मैंने निश्चय किया है कि मुझे व्यक्तिगत परेशानियों की मैं शिकायत नहीं करूंगा। उस पर मिस्टर कोट्स बोले, गांधी, यह तुम अपने स्वभाव के अनुरूप बोले हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। फिर उन्होंने उसे डांटा, लेकिन उनका संवाद मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि वो सिपाही डच था। बाद में उस सिपाही ने मुझसे माफ़ी मांगी, पर तब से मैंने रास्ता बदल लिया, क्योंकि हर सिपाही को यह प्रसंग थोड़ी मालूम होगा। फिर खुद होके क्यों लात खानी। और मैं दूसरी जगह घूमने जाने लगा। इस घटना के बाद हिंदी लोगों के प्रति मेरा मन और संवेदनशील हो गया और सोचा इसके बारे में ब्रिटिश एजेंट से बात करनी चाहिए। मेरे मन में इस परिस्थिति को बदलने के लिए संघर्ष करने का विचार आने लगा, लेकिन अभी तक मेरा प्रमुख कर्तव्य दादा अब्दुल्ला का मुकदमा संभालना ही था। तो ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम और फिर देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।